नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है तुल्यांकी भार। आज हम जानेंगे कि किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जितनी भी तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। टॉपिक का नाम है तुल्यांकी भार। क्या नाम है? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार हम किन किन का ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले समझेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले जानेंगे कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, क्षारक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, साथ के साथ आयन, मूलक या लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। याद रखना, यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहाँ एक तत्व दे देगा, जैसे कि कहेगा कि भाई HCl का तुल्यांकी भार है, ठीक है, NaOH का तुल्यांकी भार है, KCl का तुल्यांकी भार है। तो हमें इनके तुल्यांकी भार निकालने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किसी अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अगर क्षार है तो क्षार का कैसे निकलेगा, अगर लवण है तो लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाएगा। साथ के साथ हम आयनों का भी, मूलकों का भी तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीख लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि तुल्यांकी भार ज्ञात करने की भी विधियां हैं। क्या है? तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी विधि हैं? एक है हाइड्रोजन विस्थापन विधि। क्या है? हाइड्रोजन विस्थापन विधि। दूसरी है ऑक्साइड विधि। कौन सी है? ऑक्साइड विधि। एक है क्लोराइड विधि। ठीक है, और आगे है धातु विस्थापन विधि और एक है उभय अपघटन विधि। कितनी विधियां हो गई? 5 विधियां। कितनी विधियां हो गई? 5 विधियां। तो हम क्या क्या चीज जानेंगे, दोबारा से समझो। अम्ल, क्षार, लवण, मूलक, आयन, इन सभी का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। और इन विधियों द्वारा, कौन कौन सी विधियों द्वारा? हाइड्रोजन विस्थापन विधि द्वारा, ऑक्साइड विधि द्वारा, क्लोराइड विधि द्वारा, धातु विस्थापन विधि द्वारा, उभय अपघटन विधि द्वारा तत्वों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्लियर है? तो सबसे पहले हम चलते हैं कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे किया जाता है। क्या जानेंगे कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो अम्ल का ध्यान से समझेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्या होता है फॉर्मूला? दोबारा से समझो। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ठीक है, अब बात आती है कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया। तो जैसे समझेंगे कि HCl है। क्या है? HCl। HCl का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ें याद रखनी है। अणुभार, HCl का क्या? अणुभार बटे अम्लता, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। अच्छा, कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे क्षारकता क्या होती है। तो अम्ल की क्षारकता का मतलब ये है कि ये HCl जो है वो कितने H+ आयन त्यागता है। तो भाई HCl जो है जलीय विलयन में कितने H+ त्यागेगा? तो भाई 1 ही है, तो कितने त्यागेगा? 1। तो ये हो जाएगी इसकी क्षारकता। क्या हो जाएगी? क्षारकता। और अणुभार क्या होता है? तो अगर कोई बच्चा अणुभार निकालना नहीं जानता है तो ध्यान से समझेंगे। पहले समझेंगे HCl का अणुभार। ठीक है, चलिए छोटी छोटी बातें भी जान लो, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अणुभार जो हम निकालते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा, तुमने कभी देखा हो आवर्त सारणी को, तो वहाँ लिखा होता है H1 और यहाँ लिखा होता है 1.008। ये वाला जो भार है ये जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यहाँ नीचे जो भार लिखा होता है ना, द्रव्यमान संख्या, तो हाइड्रोजन देखो ऐसे जोड़ेंगे। HCl है H+Cl। H का द्रव्यमान संख्या होती है 1 और Cl की होती है 35.5। तो कितनी हो जाएगी? 36.5। ठीक है, आवर्त सारणी को एक बार देखना तो वहाँ से समझ जाओगे। क्लियर है? तो दोबारा से चलते हैं। क्या जानेंगे कि इसको समझ गए। क्षारकता क्या है? अम्ल की क्षारकता मतलब जितने H+ आयन वो देगा। और अणुभार, तो अणुभार निकालना हम जानते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्याओं को जोड़ दो, जोड़ने पर जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? अणुभार। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं। किस पर चलते हैं? HCl पर। तो H का 1 और इसका कितना हो जाएगा 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो अणुभार हो जाएगा कितना 36।
36.5 बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता मतलब H प्लस आयन की संख्या कितनी हो जाएगी 1, तो इसका HCl का अणुभार कितना हो जाएगा 36.5। ठीक है। अच्छा ये चीज़ें अगर थोड़ी सी कम समझ में आ रही है तो दूसरा उठा लो। HCl के बाद मान लो हम ले लें H2SO4। ठीक है, H2SO4 का पूरा ही लिख देना तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे, H के हैं 2 तो समझेंगे 1 + 1 ऐसे लिख लो। ठीक है, अगर हमें कम समझ में आता है तो ऐसे लिख लो 1 + 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के हैं 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 + 16 + 16 + 16 ऐसे कर लो छोटे बच्चों की तरह, या गुणा करके कर लो, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखो 1 1 के 2 हैं 2 + 32 + 16 चौका 64। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा देखो एक बार जोड़ लेना, 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अम्ल की क्षारकता। तो भाई कितने H2 हैं, सॉरी H हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका जो निकल कर आएगा 98/2 कितना हो जाएगा 49। समझ गए कितना हो जाएगा 49। बात समझ में आ रही है कैसे निकाल रहे हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सीख गए। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ले लो कि CH3COOH। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि अणुभार निकालना ही ना आ रहा हो। ठीक है, जोड़ना होता है, इनके भारों को बस क्या करना होता है जोड़ना होता है। जैसे इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो इसका देखो जोड़ो, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 के हैं 3, तो कितने हो जाएंगे 3 + 12 + 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, कहीं लिख लेना। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, और क्या आ गया हमारा कोई शब्द, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और जो भी तत्व आते जाएं, क्लोरीन का होता है 35.5, सोडियम का होता है 23, जो भी शब्द आते जाएंगे यहाँ लिखते जाना, साइड में सीखते चले जाएंगे। चलो किसका हो गया 16 + 16 + 1। ठीक है, दोबारा से समझो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के 3 तो 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 और 1 हाइड्रोजन का बट्टे। अब देखो इसमें H+ जो है ये बाहर वाला है, तो H+ कितने हैं 1, याद रखना ये नहीं टूटेगा, ये टूटेगा। चाहो तो हम बता दें एक बार, ऐसे समझो कि CH3COOH जो है ये टूटता है CH3COO नेगेटिव + H पॉजिटिव, तो कितने H+ आयन दिए 1, तो अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सब लोग इसको जोड़ लोगे, कितना आएगा जोड़ो, यहीं से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 + 4 + 16 दूनी 32, 30 और 30 60 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 60। एक बार तुम लोग भी जोड़कर कर लेना, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलो हम यहाँ से क्या सीखे कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कुछ भी नहीं है, अम्ल का अणुभार कर लो और अम्ल की क्षारकता मतलब H+ की संख्या, क्षारकता मतलब H+ आयन की संख्या निकाल लो। अब हम जानते हैं किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करना है। क्या जानेंगे, किसी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो यहाँ समझेंगे बस कुछ नहीं है, क्षार का तुल्यांकी भार, पहले इस फॉर्मूले को समझ लो, तुल्यांकी भार बराबर क्षार का, या क्षारक भी बोल सकते हैं, क्षार का अणुभार बट्टे क्षार की अम्लता। अम्लता मतलब OH आयनों की संख्या, किसकी संख्या OH आयनों की संख्या। ठीक है, अब देखो किसी का भी निकालना हो 1 से 2 हम सिखा देते हैं, इसके बाद तुम लोग बस क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कहा जाए कि NaOH का तुल्यांकी भार बताओ, क्या बताओ, तुल्यांकी भार। ठीक है, निकालना है, कैसे निकलेगा, तो NaOH का तुल्यांकी भार सबसे पहले आ जाएगा NaOH का अणुभार समझेंगे। अभी हमने बताया था, इनको कहीं लिख लेना, Na का 23, यहीं जोड़ते चलते हैं हम ना 23, अब तो हमें उम्मीद है सीख गए होंगे, + 16
प्लस 1, ठीक है, जोड़ना होता है बस। 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 24, 30, 60, सॉरी 40। अड़ू भार कितना, अच्छा एक बार हिंदी में लिख दें अड़ू भार, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, इसके बाद तुम लोग समझ लेना, बट्टे अम्लता। तो भाई अड़ू भार कितना है? तो अड़ू भार हो गया 40, ठीक है, बट्टे अम्लता। अम्लता मतलब OH आयन कितने देगा? तो भाई कितने OH हैं इसमें? जोर से बोलो, कितने हैं? 1। ऐसे भी दिख रहे हैं ना, एक ही है, तो कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है ना। तुल्यांकी भार और इसका अड़ू भार समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि CaOH का होल ट्वाइस, इसका तुल्यांकी भार बताओ, किसका बताओ? CaOH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार, का तुल्यांकी भार। तो इसका जो तुल्यांकी भार निकालेंगे, फिर से वही अड़ू भार बट्टे अम्लता। तो Ca का होता है 40, Ca का समझ लेना कितना होता है? 40, समझो 40 प्लस O के हैं 2, तो 16 दूनी 32, प्लस H के भी कितने हैं? 2, तो 2 जोड़ो कितना हो? 40, 70, 74 ना। तो ये हो जाएगा अड़ू भार हो जाएगा 74। अब बात आती है अम्लता की, तो कितने OH हैं इसमें? 2, तो अम्लता कितनी हो जाएगी? 2 भाग 2 भाई, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करना, आ रहा है तो भी कमेंट करना। एक हम तुम्हें घर के लिए दे देते हैं, NH4OH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। किसका? NH4OH का तुल्यांकी भार। तुम्हें कमेंट करके हमें बताना है, ज़रूर बताना है, ध्यान रखना। अगर कुछ पूछना है भार तो हम बता देते हैं, यहीं लिख देते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, वैसे तो आवा साड़ी से नकल कर ही लोगे तुम। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना, कर लोगे ना? ठीक है, हमें कमेंट करके इसको बताना कितना इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, लवण का तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार? देखो अम्ल का हमने जान लिया क्या था, उसका हम अड़ू भार निकाल लेंगे, बट्टे भाग दे देंगे जितने H+ हैं। क्षार का कि जितना उसका अड़ू भार है उतना बट्टे भाग दे देंगे जितने OH हैं। अब बात आती है कि लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। लवण का जो तुल्यांकी भार है वो भी यही है कि लवण का सूत्रभार या अड़ू भार समझ लो, कुछ भी समझ लो। लवण का अड़ू भार या सूत्रभार बट्टे लवण में धन, इस बात को याद रखना, धन संयोजकताओं का योग। किसका योग? धन संयोजकताओं का योग, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा ना समझ में आए तो बस इतना याद रखना, अड़ू भार बट्टे संयोजकता, अड़ू भार बट्टे संयोजकता। अब बात करें आयन का तुल्यांकी भार, तो आयन का तुल्यांकी भार भी सेम ही है, आयन का सूत्रभार बट्टे आयन की संयोजकता। मूलक का तुल्यांकी भार, तो मूलक का तुल्यांकी भार बराबर होता है मूलक का सूत्रभार बट्टे मूलक की संयोजकता। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ तीनों के तीनों एक ही हैं। कैसे हैं? एक ही प्रकार से होते हैं। बस क्या हो गया है, आयन है तो आयन के तौर पर लेंगे, लवण है तो लवण के तौर पर लेंगे, और मूलक है तो मूलक के तौर पर लेंगे, ठीक है। अब समझना है कि अच्छा लवण तो समझ रहे हैं ना, जैसे NaCl है तो ये तो हो जाएगा लवण। आयन है जैसे Na+, और मूलक, मूलक जैसे Cl पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक जो दिखता है, ठीक है ना, इस तरह से। क्या पता किसी बच्चे को ना आते हो, इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है ना। बात करते हैं कि क्या निकल के आता है, इसे लिख लेना। इसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं कि किसी लवण का, आयन का या मूलक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। समझ गए? एक छोटी सी बात तुम्हें सिखाएंगे, इतना बड़ा नहीं, जिससे कि तुम पेपर में सीधा सीधा निकाल सको, ठीक है ना। कोई या फिर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ भी हम उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकें। जैसे कि हमसे कहा जाए NaCl, क्या कहा जा रहा है कि NaCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। किसका? NaCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, ठीक है। कुछ नहीं करना हमें, क्या करना है, तो सबसे पहले तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए तो बस इतना ही एक फॉर्मूला याद रखना, अड़ू भार बट्टे। देखो जब अम्ल था तो H+ देख रहे थे, क्षार था OH आयन देख रहे थे, अब H+ और OH दोनों ही नहीं है, तो अब हम देखेंगे संयोजकता। क्या देखेंगे? संयोजकता। संयोजकता नहीं समझ में आ रही हो तो प्लस आयन, क्या देखेंगे? प्लस आयन की संयोजकता, ठीक है। चलो अब समझो इसका अड़ू भार कितना हो जाएगा। सोडियम का यही हम बता देते हैं, सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है।
चाहो तो हम इसको कहीं लिख देते हैं ना, बार बार तुम लोग परेशान हो रहे हो। Na का 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, इनको कहीं नोट कर लेना। हाइड्रोजन का होता है 1, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन का 14। लगभग यही तत्व आते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का नहीं लिखा, कार्बन का होता है 12, ठीक है, और बाकी जो तत्व आते जाएंगे उनको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो देखो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5 जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा 58.5, कितना हो जाएगा 58.5 बट्टे H प्लस आयन। तो अब ध्यान से समझेंगे H प्लस आयन क्या होता है। अगर हम इस NaCl को जल में डुबो दें तो Na पर आ जाएगा प्लस और Cl पर आ जाएगा माइनस। तो H प्लस आयन की संयोजकता कितनी है, 1, कितनी है 1, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 58.5। समझे नहीं समझे, इस 1 को समझे नहीं समझे। H प्लस आयन की संख्या की संयोजकता कितनी है, 1 है, ठीक है। अब बात आती है दूसरा, कि कोई दूसरा बता दो। तो दूसरे में हम ऐसे ले सकते हैं जैसे PO4-2, क्या ले लें, एक उदाहरण हम ले लें PO4-2 या PO4-3, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो समझो ये तो हो गया आयन ना, तुल्यांकी भार। देखो सबसे पहले P, फास्फोरस। फास्फोरस का तुल्यांकी भार कितना होता है भाई, बताओ, किसी को मालूम है। फास्फोरस का तुल्यांकी भार कितना होता है, 31। चलो सॉरी, तुल्यांकी नहीं, अणुभार समझेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ना, 31 प्लस कितने हो जाएंगे 16 चौका 64 बट्टे, ठीक है। संयोजकता, तो संयोजकता कितनी है इसकी, 3। संयोजकता कितनी है, 3। जितनी उस पर आयन होगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, जितनी आयन के धन आयन की या ऋण आयन की संख्या होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो कितना हो जाएगा 3। करो भाई जोड़ो, 60 70 80 90 95 बट्टे 3, भाग देंगे, कितना जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 6 18, 31.6। अगर तुम और ज़्यादा करेंगे तो इससे भी थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ता चला जाएगा, उससे तुम लोग क्या कर लेना, जोड़ के कर लेना, 6 के बाद कुछ और वैल्यू आ जाएगी ना। अगर इन सब को तुम लोग सीख गए हों तो एक उदाहरण हम और बता दें या तुम लोगों के लिए घर के लिए दे दें। एक देख लेते हैं, जैसे मिटा देना बाकी सब कुछ। चलो उम्मीद है कि तुम लोग अब समझ रहे होंगे। अच्छा एक छोटा सा और एक तुम्हारे लिए घर के लिए दे दें। एक तुम लोग क्या करना, KCl का घर से निकाल लेना, KCl का तुल्यांकी भार निकाल के हमें कमेंट करके एक बार बताना कि तुम्हें समझ में भी तो आए, जो हम सिखा रहे हैं वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं या नहीं। एक बार घर पे क्या करना, इन सभी के निकाल कर देखना। सबसे सिंपल सा लॉजिक यही है कि इसका अणुभार लिख लेना है। क्या लिख लेना है, अणुभार, और देख लेना है कि धन पर कितनी संयोजकता है। धन पर संयोजकता का मतलब जैसे लिखा है Ca+2 तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2। ऐसे लिखा है Na+ तो प्लस का मतलब 1 है तो भाग में आ जाएगा 1। ऐसे लिखा है Fe+3 तो भाई भाग में आ जाएगा कितना, 3। कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, 2 लिखा है तो 2 आ जाएगा, 1 लिखा है 1 आ जाएगा, 3 लिखा है 3 आ जाएगा, ठीक है। यही संयोजकता होगी इसकी। चलो अब बात करते हैं, इसे तुम लोग निकालेंगे, ठीक है। हम एक थोड़ा सा अलग सा कर लेना, Na2CO3 का निकाल के देखते हैं हम। किसका निकालेंगे, Na2CO3 का निकालते हैं। तो देखो Na का कितना होता है हमने बता दिया ना, 23। अब 23 के कितने हैं, 2 तो हो जाएगा 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 तिया 48, ठीक है, बट्टे। अब बट्टे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको अगर हम तोड़ के देखें, ध्यान से समझना, Na2CO3 एरो, इसको तोड़ के देखें तो ये टूटेगा 2Na+, ठीक है, प्लस CO3-2, ठीक है। तो भाई प्लस के कितने हैं, ध्यान से समझना, प्लस के हैं 2।
अगर कभी प्लस के से नहीं समझ में आए तो उल्टा यहाँ से समझ लो, माइनस के कितने हैं 2, तो प्लस के भी कितने होंगे 2, तो नीचे तो आएगा 2। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 50, 60, 106 ना, तो 106 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 53। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं कि हम अम्ल का तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं, क्षार का कैसे निकालते हैं, लवण का या किसी आयन का या मूलक का तुल्यांकीय भार हम किस प्रकार याद करते हैं। अब बात आती है कि इसको याद करने की काफ़ी सारी विधियां हैं। क्या हैं? इनको याद करने की हमने विधियां बताई थी कि ऑक्साइड विधि है, विस्थापन हाइड्रोजन विधि है, क्लोराइड विधि है। तो इन सभी को इस वीडियो में हम नहीं करा रहे हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग इतना समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।